नमस्कार, कैसे हैं आप सब। स्वागत करते हैं आप सभी का अपने इस चैनल पे। क्लास 11 की केमिस्ट्री की क्लास आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं और सबसे पहला चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे जो है क्या, रसायन की मूलभूत अवधारणाएं। रसायन की मूलभूत अवधारणाएं, इस चैप्टर को आज हम स्टार्ट करेंगे और आज से क्लास 11th की केमिस्ट्री की क्लास रेगुलरली इस चैनल से आपको प्रोवाइड किया जाएगा। जो स्टूडेंट क्लास 10th से 11th में जा रहे हैं और साइंस सब्जेक्ट सेलेक्ट किया है, तो साइंस सब्जेक्ट में केमिस्ट्री सेलेक्ट किया है और आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो जुड़ जाइए नारायण सर क्लासेस के साथ और यहाँ से हम आपके लिए केमिस्ट्री में सारी चीज़ें आसान कर देंगे। एकदम जो भी चीज़ें बताई जाएंगी बेसिक से बताई जाएंगी, ठीक है। बेसिक से आपको पढ़ना है, जैसे कि हम कह सकते हैं जीरो से आपको हीरो बनना है, तो जीरो से स्टार्ट करेंगे और सारी चीज़ें क्रम से आपको मिलती चली जाएंगी और आप बहुत ही अच्छे से सभी चीज़ों को समझ पाएंगे। दूसरी बात कि आपको वीडियो पूरा देखना है। यदि आप वीडियो पूरा देखते हैं तो बहुत ही अच्छे से आप समझेंगे, और यदि आप स्किप करके देखते हैं तो समझना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो कहना मानिए और वीडियो को पूरा देखिए, तब जाकर के आपको सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पे आपको जो चीज़ बताया जाएगा वो है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी, और जो स्टूडेंट एनसीईआरटी फॉलो कर रहे हैं, जो बोर्ड एनसीईआरटी से हैं यानी कि एनसीईआरटी फॉलो करते हैं, उस बोर्ड के लिए ये क्लास है और आपको टोटली हिंदी मीडियम में ये क्लास प्रोवाइड कराई जाएगी। दूसरी बात कि जो स्टूडेंट इंग्लिश मीडियम में हैं उनके लिए भी ये क्लास देखना लाभदायक होगा, क्योंकि जो चीज़ें इंपॉर्टेंट होगी उसको इंग्लिश में भी बताया जाएगा। तो आप निश्चिंत रहें, सभी तरह से आपको हेल्प किया जाएगा। बस आप चैनल पे बने रहें और क्लास को देखते रहें। तो शुरू कर देते हैं आज का सेशन, और आज से अब हम स्टार्ट कर रहे हैं कक्षा 11 का रसायन विज्ञान केमिस्ट्री, और इसमें पहला चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे जो होगा क्या, रसायन की मूलभूत अवधारणाएं। रसायन की मूलभूत अवधारणाएं, इसमें सबसे पहले हम जानेंगे क्या, तो सबसे पहले जानेंगे रसायन विज्ञान के ही बारे में। किसके बारे में? रसायन विज्ञान के बारे में। चलिए यहाँ पे लिख देते हैं रसायन शास्त्र। अब यहाँ पे घबराना नहीं है कि हमने विज्ञान की जगह पे शास्त्र लिख दिया। क्या लिख दिया? शास्त्र। तो विज्ञान लिखिए या शास्त्र लिखिए, बात एक ही है। जब आप उच्च क्लास की ओर बढ़ते जाते हैं और आप साइंस सब्जेक्ट लिए हुए हैं तो साइंस को उच्च क्लास में शास्त्र बोला जाता है, ठीक है। तो आप इंटरमीडिएट में आ गए हैं, थोड़ा सा उच्च क्लास में आ गए हैं, तो इसलिए यहाँ पे आप शास्त्र लेकर के पढ़िए या विज्ञान लेकर के पढ़िए, बात एक ही है, ठीक है। इंग्लिश में बोला जाएगा केमिस्ट्री। केमिस्ट्री। चलिए जानते हैं चीज़ों को हम जानते हैं। रसायन विज्ञान है क्या, केमिस्ट्री है क्या, इसकी परिभाषा को ध्यान से सुनना है। रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसमें पदार्थ के गुण, संघटन, संरचना, उनमें होने वाले परिवर्तन और अन्य पदार्थों से अन्योन्य क्रिया के बारे में अध्ययन किया जाता है। वही क्या है? रसायन विज्ञान है। फिर से एक बार, रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसमें पदार्थों के गुणधर्म, संघटन, संरचना, उनमें होने वाले परिवर्तन और अन्य पदार्थों से अन्योन्य क्रिया के बारे में अध्ययन किया जाता है। वही क्या है? रसायन विज्ञान है। लिख देते हैं यहाँ पे परिभाषा। देखिए रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसमें पदार्थों के गुण, संघटन, संरचना, उनमें होने वाले परिवर्तन एवं अन्य पदार्थों से अन्योन्य क्रिया
का अध्ययन करते हैं। देखना यहाँ पे चीजों को, रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसमें पदार्थों के गुण, संगठन, संरचना, उनमें होने वाले परिवर्तन एवं अन्य पदार्थों के साथ अन्योन्य क्रिया के बारे में अध्ययन करते हैं। अन्योन्य क्रिया यानी कि परस्पर रासायनिक अभिक्रिया, परस्पर क्रिया, वही चीज हम यहाँ पे एक एक करके चीजों को समझाएंगे। देखिए यहाँ पे क्या करना है कि पदार्थों के गुणों के बारे में पढ़ना है। सबसे पहली बात कि पदार्थ क्या होता है, आगे चल करके हम इसके बारे में विस्तार से बताएंगे। मैटर क्या है, पदार्थ क्या है, द्रव्य क्या है। तो वह वस्तु जो स्थान घेरती है और जिसमें कुछ न कुछ भार होता है उसे ही पदार्थ कहा जाता है। जैसे कि हमने यहाँ पे लिया हुआ है मार्कर, इसको उठाने के लिए हमें बल लगाना पड़ा। इसका मतलब है कि हमें ये आभास हुआ कि कितना भारी है, कितना हल्का है। तो भारी हल्का की बात करने का मतलब कि इसके भार से, इसके द्रव्यमान से, यदि हम इसको यहाँ पे रख दे तो ये कुछ स्थान घेरेगा, यहाँ पे यदि रख देते हैं तो कुछ स्थान घेरेगा ना, तो स्थान घेर रहे थे, क्या है, पदार्थ है। तो पदार्थ वह वस्तु होता है जिसका कुछ न कुछ द्रव्यमान होता है और जो स्थान घेरता हो वही क्या है, पदार्थ है। वही क्या है भाई, पदार्थ है। चलिए, तो पदार्थ के गुण का अध्ययन किया जाता है, ठीक है ना, पदार्थों के गुण का। देखो, तो पदार्थ के दो ही गुण होते हैं, एक को बोला जाता है भौतिक गुण और एक को बोला जाता है रासायनिक गुण। ठीक है, भौतिक गुण और रासायनिक गुण देखते रहना है। भौतिक गुण क्या होता है, भौतिक गुण तो किसी भी वस्तु का वह गुण जिससे उसके रंग, आकृति, गंध आदि के बारे में, बाह्य लक्षणों के बारे में हमें जानकारी मिलती है, तो वह उसका होता है भौतिक गुण। जैसे कि जल, H2O को लिया जाए, जल, पानी, तो कहने का मतलब है कि पानी जो है देखने में रंगहीन होता है, यदि हम उसको पीते हैं, पानी को तो पिया जाता है क्योंकि सभी जीव का जीवन कुछ मुख्य चीजों पर ही आधारित है। पानी नहीं रहेगा तो जीवन नहीं, ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो जीवन नहीं। तो कहने का मतलब है कि पानी को हम पीते हैं तो हमें उसमें से क्या कोई स्वाद आता है, नहीं आता है, तो स्वादहीन है। तो रंगहीन, स्वादहीन, इस सब चीजों के बारे में यदि हम जानकारी ले रहे हैं तो कौन सा गुण है, भौतिक गुण है। क्या है, भौतिक गुण है। आगे बढ़ जाते हैं, रासायनिक गुण के बारे में जाना जाए तो हम क्या करते हैं कि रासायनिक गुण में किसी भी वस्तु के आंतरिक संगठन के बारे में जानकारी लेते हैं। किसके बारे में, आंतरिक संगठन के बारे में। ठीक है, तो उससे बोला जाता है रासायनिक गुण। विस्तार से आगे चल करके ये चीजें बताई जाएंगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या संगठन, पदार्थ का संगठन क्या होता है, तो वह पदार्थ जिससे मिलकर बना है वह किस अनुपात में है, वही क्या है, पदार्थ का संगठन है। जैसे कि पानी, तो पानी में इसका जो सूत्र होता है H2O, इसमें हाइड्रोजन है, वह ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या 2 है और ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या 1 है, यानी कि 2:1 में जब ये मिले हुए हैं तब इसका निर्माण हुआ है, पानी का, जल का निर्माण हुआ है। तो ये क्या 2:1 क्या बता रहा है, तो ये संगठन के बारे में बता रहा है। किसके बारे में, संगठन के बारे में। आगे, संरचना, किसी भी वस्तु का, किसी भी पदार्थ का अपना संरचना होता है, अपना संरचना होता है। जैसे कि पानी, संरचना के बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं, तो ये जो पानी है इसका सूत्र होता है H2O। और संरचना की बात किया जाए तो यहाँ पे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच क्या है, एकल बंध है और एक संरचना बना रहा है। इसी संरचना को क्या है यहाँ पे दिखाया गया है। तो किसी भी वस्तु का अपना संरचना होता है। उसके बाद से उनमें होने वाला परिवर्तन, क्या चीज, तो परिवर्तन, भाई पदार्थ में परिवर्तन होता है। कौन कौन सा, तो भौतिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। कौन सा परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन का क्या मतलब, ऐसा परिवर्तन जो किसी प्रभाव के कारण तो परिवर्तित हो जाए, ऐसा परिवर्तन जिससे कोई वस्तु किसी प्रभाव के कारण परिवर्तित तो हो जाए लेकिन वह प्रभाव हटाने पर फिर से वह वस्तु अपने मूल रूप में वापस आ जाए, ऐसे परिवर्तन को बोला जाएगा भौतिक परिवर्तन। जैसे कि पानी,
पानी है और इसको आप ठंडा करेंगे, क्या करेंगे, ठंडा, तो परिवर्तित हो जाएगा बर्फ में। यदि इसको आप गर्म करेंगे तो परिवर्तित हो जाएगा वाष्प में, और वह परिवर्तन हटा दिया जाए, वह प्रभाव हटा दिया जाए, जैसे कि जितने ताप पर हमने गर्म किया उस तापमान को हटा दिया जाए तो फिर से वह पानी में आ जाएगा। जिस तापमान पर हमने उसे ठंडा किया, यदि वह तापमान हटा दिया जाए तो फिर से वह पानी में आ जाएगा। इसका मतलब प्रभाव हटाने पर वह अपने मूल रूप में वापस आ जाता है। तो इसे ही बोला जाता है कौन सा परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन। अब बात करते हैं रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। तो एक बार यदि परिवर्तन हो जाए द्रव्य में तो फिर से वह अपने मूल रूप में वापस न आए, तो इस तरह के परिवर्तन को बोला जाएगा रासायनिक परिवर्तन। जैसे दूध से दही का बनना। अब भाई दूध से दही तो बन गया, अब दही से आप दूध बना सकते हो, नहीं बना सकते हो ना। तो फिर से क्या हुआ, अपने मूल रूप में परिवर्तन हुआ, नहीं हुआ। तो ये कौन सा परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है। इसी प्रकार से भोजन का शरीर में पचना, हम भोजन किए ठोस के रूप में और वह पच गया और ब्लड में परिवर्तित हो गया। अब क्या ब्लड को भोजन में परिवर्तित कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पे क्या है, ये कौन सा परिवर्तन हुआ, रासायनिक परिवर्तन हुआ। कौन सा परिवर्तन हुआ, रासायनिक। अब इसी बात पर और एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि किसी वस्तु को जलाइए, जैसे कि हम कार्बन को जला रहे हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। अब कार्बन डाइऑक्साइड को फिर से कार्बन में आप कन्वर्ट करें, होगा, नहीं होने वाला है। तो कहने का मतलब है कि ऐसा परिवर्तन जिसमें कि हम क्या करें, उस वस्तु को फिर से अपने मूल रूप में वापस न लाए किसी भी परिस्थिति में, तो ये जो परिवर्तन है रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। ठीक है, ये हो गया परिवर्तन। अब आगे क्या, अन्योन्य क्रिया। पदार्थ के बीच आपस में अन्योन्य क्रिया होती है, मतलब दो पदार्थ आपस में क्रिया करके कुछ न कुछ नया पदार्थ बना लेता है, कुछ न कुछ नया पदार्थ बना लेता है। जैसे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में क्रिया हुई और बना लिया H2O। तो दो पदार्थों के बीच अन्योन्य क्रिया हुई और यहाँ पे बन गया क्या चीज, H2O। तो हमारा कहने का मतलब यही है कि ये क्या है, इनके बीच परस्पर अन्योन्य क्रिया है। और पूरा जो यहाँ पे लिखा गया है यही तो है केमिस्ट्री, और इसी में आपको पूरा कंप्लीटली पढ़ना है। आपने परिभाषा समझ लिया होगा, एक बार फिर से परिभाषा को हम यहाँ पे दिखाएंगे। रसायन विज्ञान है क्या, रसायन शास्त्र है क्या, केमिस्ट्री है क्या। तो विज्ञान की वह शाखा जिसमें पदार्थों के गुण, संगठन, संरचना, उनमें होने वाले परिवर्तन और उनके बीच परस्पर अन्योन्य क्रिया के बारे में अध्ययन किया जाता है, वही केमिस्ट्री है, वही रसायन विज्ञान है। अब हम बात करेंगे रसायन विज्ञान का जनक। रसायन विज्ञान के जनक कौन है, तो रसायन विज्ञान के आधुनिक जनक हैं लेओजियर। कौन, लेओजियर। ये कौन है, तो आधुनिक जनक है, आधुनिक जनक रसायन विज्ञान के लेओजियर। अब बात किया जाए कि रसायन विज्ञान का जनक कौन है, तो वर्जिलियस। कौन है, वर्जिलियस। वर्जिलियस देखते रहना, यहाँ पे सारी चीजें आपको विस्तार से बताई जाएंगी और क्रम से बताई जाएंगी। विस्तार से बताने का हमारा मकसद यही है कि यदि आपको कभी भी इस टॉपिक से सामना करना पड़े तो आपको याद हो कि आपने पढ़ा है और आप क्या करें, उसका आंसर सही दे करके आए। हमारा मकसद यही है कि आप सारे टॉपिक को बहुत ही अच्छे से यहाँ से क्लियर करें, कहीं भी मिले ये चीज़ें तो आप उसे बहुत ही अच्छे से कर पाएँ, समझ पाएँ। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो रसायन विज्ञान का जो जनक है लेओजियर है। लेओजियर को आधुनिक जनक कहा जाता है और बर्जिलियस को रसायन विज्ञान का जनक कहा जाता है। यहाँ पे आपने सारी चीज़ों को समझ लिया। अब हम जानेंगे क्या, रसायन विज्ञान के विकास के बारे में। रसायन विज्ञान का कैसे विकास हुआ, कब हुआ, जब से ब्रह्मांड है, जब से ये पृथ्वी है तब से द्रव्य है, पदार्थ है, और द्रव्य का ही अध्ययन रसायन विज्ञान में होता है। तो ये ब्रह्मांड के शुरुआत से, पृथ्वी के शुरुआत से ही केमिस्ट्री है, लेकिन इसका विकास कब से हुआ। विकास का मतलब है कि वैज्ञानिकों ने इस पर कब से प्रयोग करना शुरू किया, कब से इस पर अध्ययन करना शुरू किया, इसके बारे में अब हम बात करेंगे। सब चीज़ें जो है आपको यहाँ पे डिटेल में मिलेंगी और बेसिक में मिलेंगी। तो
आपको निश्चिंत रहना है और पढ़ाई को जारी रखना है। चलिए, तो ये चीज़ें मिटाएंगे, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे बढ़ जाते हैं और रसायन शास्त्र के बारे में, रसायन विज्ञान की परिभाषा के बारे में हमने खूब अच्छे से समझ लिया। अब देखते हैं आगे। तो रसायन विज्ञान विज्ञान का एक भाग है और विज्ञान क्या है? प्रायोगिक होता है, यानी कि सारी चीज़ें प्रयोगों पर आधारित है। आपको जो बुक में मिलता है पढ़ने को, वो सब प्रयोग के आधार पर आया हुआ है, यानी कि पहले वैज्ञानिकों ने प्रयोग किया और उसके बाद से उस चीज़ों को हम पढ़ रहे हैं। तो रसायन विज्ञान एक प्रायोगिक विज्ञान है, क्योंकि यह विज्ञान की ही शाखा है और विज्ञान प्रयोग पर ही आधारित, एक्सपेरिमेंट ही है। और रसायन विज्ञान में द्रव्य का अध्ययन होता है। किसका? तो द्रव्य का। और द्रव्य के बारे में बताया जाएगा, लेकिन सबसे पहले हम जानेंगे क्या? तो रसायन विज्ञान का विकास। ठीक है, रसायन विज्ञान का विकास यहां पे लिखते हैं, रसायन विज्ञान का विकास। चलिए, रसायन विज्ञान का विकास कब से हुआ, ये चीजें हमें जानना है। तो अभी हमने बताया कि जब से पृथ्वी है, जब से ब्रह्मांड है, तभी से पदार्थ है। रसायन विज्ञान तो तभी से है, लेकिन इसका अध्ययन बहुत दिनों बाद, मानव की उत्पत्ति के बहुत दिनों बाद रसायन विज्ञान का अध्ययन प्रारंभ हुआ। और जब से रसायन विज्ञान का अध्ययन प्रारंभ हुआ, उसी समय से इसका विकास शुरू हुआ। सबसे पहले जो एक बहुत ही पुराने वैज्ञानिक मिलते हैं, जिनका नाम है अल्केमिस्ट, और इनका जो काल था वो कौन सा था? तो 350 से 1500 ईस्वी। ठीक है, सबसे पहला जो चीज था क्या? तो 350 से 1500 ईस्वी। इस सन से रसायन विज्ञान के विकास की शुरुआत हुई। इसमें एक वैज्ञानिक इंपोर्टेंट आए जिसका नाम है अल्केमिस्ट। अल्केमिस्ट ये इस काल के, इस समय के मुख्य वैज्ञानिक थे, मुख्य दार्शनिक थे। और ये तो एक्चुअली दो चीजों की खोज में निकले थे, दो चीजों की खोज में निकले थे। एक अमृत की खोज में निकले थे और दूसरा क्या? तो दूसरा पारस पत्थर के। ठीक है, आप लोगों ने नाम सुना होगा। अमृत वह चीज होता है, ऐसा लिक्विड होता है जिसको कि पी लेने से वह व्यक्ति, जो पिएगा वह व्यक्ति अमर हो जाता है, यानी कि उसकी मृत्यु नहीं होती है। उसके बाद से पारस पत्थर ऐसा पत्थर होता है कि यदि इससे लोहा धातु कहीं से भी टच कर जाए तो वो सोने में बदल जाती है। किस में बदल जाती है? सोने में। जैसे कि नेपाल में पहाड़ों पर जाते हैं बकरियों को चराने के लिए, तो बकरियों के पैरों में लोहे के चादर लगा दिए जाते हैं। कहाँ पे पारस पत्थर है इसका कोई पता ही नहीं रहता है, और कौन सी बकरी के पैर जो है पारस पत्थर से टकरा जाए और वह सोना में बदल जाए, इसलिए जो है क्या किया जाता है कि उनके पैरों में लोहे की चादर लगा दी जाती है। तो कहने का मतलब है कि पारस पत्थर ऐसा पत्थर है जो कि लोहे को सोने में बदल देता है, और अमृत ऐसा द्रव है जिसको कि पी लेने से व्यक्ति कभी नहीं मरता है, अमर हो जाता है। और इसी दो चीज की खोज में ये निकले थे एल्केमिस्ट। कौन? एल्केमिस्ट। चीजों को समझिए आप, एल्केमिस्ट वैज्ञानिक है, दो चीजों की खोज में निकले। अब ये चीज को तो खोज नहीं पाए, अमृत और पारस पत्थर को तो खोज नहीं पाए, लेकिन रसायन विज्ञान के संबंध में बहुत ही महत्वपूर्ण बहुत सारे उपकरण दिए। जैसे कि आप लोगों ने फनल कीप का नाम सुना होगा, फ्लास्क का नाम सुना होगा, सब चीज जो है रसायन विज्ञान में यूज होगा। तो इन सभी चीजों के बारे में, सभी चीजों का खोज इन्होंने ही किया। बहुत सारे उपकरणों के बारे में इन्होंने खोज किया। तो उपकरणों की बारी आई तो सबसे पहले यही वैज्ञानिक आते हैं, कौन? अल्केमिस्ट। और इन्होंने विभिन्न प्रकार के रसायन विज्ञान के उपकरण दिए। कौन? उपकरण दिए। अब अगला जो काल आएगा वो क्या? 1500 से 1700 ईस्वी। ठीक है, दूसरा नंबर 1500 से 1700 ईस्वी। इस सन में क्या किया गया
तो अब आगे बढ़ाया गया रसायन विज्ञान के विकास को, रसायन विज्ञान के विकास को आगे बढ़ाया गया और इस सन में गैस के नियम दिए गए। कौन? गैस का नियम, जिसमें कि मेन वैज्ञानिक है रॉबर्ट बायल। कौन? रॉबर्ट बायल। ठीक है, सबसे पहला नियम इन्होंने ही दिया गैस से संबंधित, और इन्होंने बताया क्या? स्थिर ताप पर किसी गैस का आयतन दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। स्थिर ताप पर किसी गैस का आयतन दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। भाई स्थिर ताप पर, स्थिर ताप पर, ताप स्थिर रहेगा, किसी भी गैस का जो आयतन होता है दाब के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये सूत्र इन्होंने दे दिया, इसको दिया। ठीक है, ये सूत्र उन्होंने क्या किया? दे दिया। तो कहने का मतलब है कि स्थिर ताप पर किसी भी गैस का आयतन उसके दाब के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। और ये चीज बायल ने दिया। किसने दिया भाई? ये चीज जो है बायल ने दिया, और इसी से गैस समीकरण स्थापित किया गया। कौन? पीवी बराबर nRT। ठीक है, ये है गैस समीकरण, पीवी बराबर nRT। आज भी हम इसके बारे में पढ़ते हैं सब कुछ। तो कहने का हमारा मतलब यह है कि इस सन में गैस के नियम दिए गए। कौन? गैस के क्षेत्र में यहाँ पे विकास किया गया, और आदर्श गैस यहाँ से जो है हमें पढ़ने को मिलता है। आज भी हम लोग इसके बारे में जानते हैं। तो यहाँ पे हमने एल्केमिस्ट के बारे में बताया कि एल्केमिस्ट ने क्या किया। तो रसायन विज्ञान से संदर्भ में विभिन्न प्रकार के उपकरण दिए। दो चीज़ों की खोज में निकले थे, अमृत और पारस पत्थर। ये तो खोज नहीं पाए, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण उपकरण दिए। तो उपकरण के संबंध में ये काल आता है 350 से 1500 ईस्वी। उसके बाद से दूसरा आता है 1500 से 1700। इसमें क्या किया गया? गैस के संदर्भ में, आदर्श गैस के संदर्भ में बातें कही गई। आदर्श गैस का समीकरण दिया गया, जो है क्या? पीवी बराबर nRT। इसमें मेन वैज्ञानिक कौन है? तो रॉबर्ट बायल है, और आज भी इसके बारे में प्रयोग होता है। आगे चलते हैं। 1700 से 1800 का काल आया। कौन सा? तीसरा, 1700 से 1800 ईस्वी। 1700 से 1800 ईस्वी। इसमें एक वैज्ञानिक आते हैं जिसका नाम है जोसेफ प्रिस्टले। ठीक है, कौन सा? तो जोसेफ प्रिस्टले। प्रिस्टले, और इन्होंने ऑक्सीजन गैस का खोज कर दिया। किसका? ऑक्सीजन गैस का। ठीक है, दिख रहा होगा चीजें। तो ऑक्सीजन गैस का खोज किसने किया? जोसेफ प्रिस्टले ने किया। किसने किया? जोसेफ प्रिस्टले ने। अब उसके बाद से एक वैज्ञानिक है जिसका नाम है लेवोइजियर। लेवोइजियर, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वैज्ञानिक है रसायन विज्ञान के। इन्होंने बताया कि दहन क्रिया में ऑक्सीजन आवश्यक है। किसी भी वस्तु को जलाना है, किसी भी वस्तु को बर्न करना है, यानी कि दहन कराना है, तो उसके लिए ऑक्सीजन बहुत ही आवश्यक है। क्या मतलब? कि दहन के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। ये स्टेटमेंट दिया था इन्होंने, दहन के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। मतलब कि बिना ऑक्सीजन का आप दहन नहीं करा सकते, किसी भी वस्तु को जला नहीं सकते। और ये स्टेटमेंट किसने दिया? लेवोइजियर ने दिया। और इसलिए लेवोइजियर को रसायन विज्ञान का आधुनिक जनक कहा जाता है। आधुनिक जनक कौन है? तो लेवोइजियर है। सारी चीजें नोट करते चलना है, सब आपके सिलेबस की चीजें हैं। आगे अब आता है 19वीं शताब्दी। 1700 से तो 1800 हो गया। अब आएगा क्या चीज? 19वीं शताब्दी। चल रहा है रसायन विज्ञान का विकास, और जिसमें हमने सबसे पहले एल्केमिस्ट से संदर्भित हुए। एल्केमिस्ट ने विभिन्न प्रकार के रसायन विज्ञान के लिए उपकरण दिया। दूसरी बात हमने क्या कहा कि दूसरी बात जो है गैस के क्षेत्र में आया योगदान, जिसमें कि मेन वैज्ञानिक थे रॉबर्ट बायल, और इन्होंने मिल करके क्या किया
कि आदर्श गैस समीकरण दिया, पीवी बराबर एनआरटी। उसके बाद से आगे के क्रम में एक वैज्ञानिक आए जोसेफ प्रिस्टले, और इन्होंने ऑक्सीजन गैस का खोज कर दिया। और इसी के बाद से एक वैज्ञानिक इसी समय में थे लेवोइजियर, और लेवोइजियर ने क्या किया कि लेवोइजियर ने बताया कि दहन के लिए ऑक्सीजन आवश्यक है, बिना ऑक्सीजन का दहन नहीं हो सकता है भाई। आगे बढ़ते हैं, 19वीं शताब्दी की बात आती है तो इसमें विभिन्न प्रकार के वैज्ञानिक आए, जैसे कि रदरफोर्ड, थॉमसन, चैडविक, विभिन्न प्रकार के वैज्ञानिक आए, और इन्होंने द्रव्य के बारे में बताया कि द्रव्य विभाज्य होता है, द्रव्य के कण जो है विभाजित होते हैं, जो कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में बटे होते हैं, इनका खोज हुआ। तो यहाँ पे जो है आधुनिक समय में 19वीं शताब्दी में बहुत अधिक रसायन विज्ञान विकसित हुआ, बहुत आगे आया, और विभिन्न प्रकार के नियम दिए गए। रासायनिक संयोजन के नियम इसी शताब्दी में आया, रासायनिक संयोजन के नियम, संयोजन के नियम, ये सारे नियम जो है आगे पढ़ना है, जैसे कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम, सरल अनुपात का नियम, व्युत्क्रम अनुपात का नियम, गैलोसैक का नियम, बहुत सारे ऐसे नियम हैं। और ये है क्या, रासायनिक संयोजन के नियम। तो रासायनिक अभिक्रियाएं जिन नियमों का पालन करती हैं वही है रासायनिक संयोजन का नियम, जैसे कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम, उसके बाद से सरल अनुपात का नियम, बहुत सारे ऐसे नियम हैं। तो उम्मीद है कि आपने ये विकास के बारे में समझ लिया होगा बहुत ही अच्छे से, और जो चीज़ें हमने बताया उसको आपने नोट भी कर लिया होगा। नोट को नोट करते रहना है, नोट्स बनाते रहना है, और ये सारी चीज़ें आपको आगे चल करके, चाहे बोर्ड एग्जाम हो, चाहे कोई भी वनडे एग्जाम हो, कंपटीशन एग्जाम हो, चाहे आप होम एग्जाम ही क्यों नहीं दे रहे हैं, उसमें ये चीज़ें मिलने वाली है। ये ऐसे नहीं है, ये सभी आपके केमिस्ट्री के ही पार्ट है। ठीक है, तो रसायन विज्ञान के विकास के बारे में हमने बात किया। ये चीज़ें आप जो है क्या कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे और भी कुछ चीज़ों के बारे में हम जानेंगे। चलिए, तो अब हम ये सारी चीज़ें मिटाते हैं और उसके बाद से हम इस क्रम को आगे बढ़ाते हैं। रसायन विज्ञान का विकास हो गया। रसायन विज्ञान के विकास के बारे में बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने जान लिया। अब हम जानेंगे क्या, तो रसायन शास्त्र का कार्य एवं क्षेत्र क्या है, कार्य और क्षेत्र, यानी कि इसका उपयोग कहाँ पे है रसायन विज्ञान का। ठीक है ना, रसायन विज्ञान का कार्य एवं क्षेत्र, कहाँ तक रसायन विज्ञान फैला है, कहाँ तक, जहाँ तक आप कह सकते हैं कि द्रव्य है वहाँ तक रसायन विज्ञान है। बता सकते हैं कहाँ तक द्रव्य है, सब कुछ तो द्रव्य ही है, यानी कि रसायन विज्ञान हर एक जगह है, कह सकते हैं ना। अब इसी में से कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में चर्चा किया जाएगा। सबसे पहले औषधि के क्षेत्र में, सबसे पहले हम जानेंगे किसमें, औषधि के क्षेत्र में। औषधि के क्षेत्र में जितनी भी औषधियां हैं ना, जितनी भी औषधियां हैं सब किसकी देन है, केमिस्ट्री की ही देन है, रसायन विज्ञान की ही देन है। तो हम कह सकते हैं कि औषधि हो, मेडिकल का क्षेत्र हो, कोई भी मेडिकल चीज़ें हो, वो सब किसकी देन है, रसायन विज्ञान की देन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, उद्योगों में रसायन। ठीक है, उद्योगों में रसायन, उद्योगों में रसायन। ठीक, क्या है, विभिन्न प्रकार के उद्योग धंधे हैं जिसमें कि विभिन्न प्रकार की वस्तुएं बनाई जाती है जो कि बढ़ती हुई डिमांड को पूरी करती हैं, चाहे वो भोज्य सामग्री हो, सौंदर्य प्रसाधन हो, कोई भी सामग्री हो जिसके लिए उद्योगों में वस्तुओं को निर्माण किया जाता है, उत्पाद प्राप्त किए जाते हैं। तो कहने का मतलब है कि ये भी उद्योग के क्षेत्र में जो है रसायन विज्ञान है। तो जहाँ तक उद्योग है वहाँ भी रसायन विज्ञान है। तो औषधि में बताया गया विभिन्न प्रकार की औषधियाँ जो है रसायन विज्ञान की ही देन है। और दूसरी बात क्या, तो दूसरी बात बताया गया उद्योगों में रसायन विज्ञान है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, पर्यावरण।
पर्यावरण। देखिए, यदि हमें रसायन विज्ञान के बारे में जानकारी है तो हम अपने पर्यावरण को स्वच्छ रख सकते हैं, नहीं तो पर्यावरण तो ऐसे प्रदूषित हो ही रहा। विभिन्न प्रकार के केमिकल का उपयोग किया जाता है, किसमें? फसलों में, जैसे कि फसलों की विभिन्न प्रकार की बीमारियां हो या फसलों को उर्वरक देना हो या बीमारियां हुआ हो, फसलों में विभिन्न प्रकार के कीट पड़ गए हैं और उसको मारने के लिए केमिकल का उपयोग किया जाता है। ये केमिकल वायुमंडल में जाते हैं और उसको प्रदूषित करते हैं। यदि हमें जानकारी रहेगी कि इस केमिकल से प्रदूषण ज़्यादा होगा तो उस केमिकल को हम यूज नहीं कर सकते हैं, यानी कि उसको हम क्या करेंगे, उसके सब्स्टिट्यूट लेकर के आ जाएंगे, उसका हम यूज के बदले किसी दूसरे केमिकल का यूज कर लेंगे। तो इस तरह से क्या होगा, हमारा पर्यावरण भी सुरक्षित हो जाएगा। पर्यावरण में विभिन्न प्रकार के रसायन है, जैसे कि रसायन का उपयोग करते करते गैस आ गई पर्यावरण में जिसका नाम है CFC, जिसको बोला जाता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अब ये गैस है क्या, तो पर्यावरण की जो गैसें हैं ना उससे ये रिएक्ट नहीं करती, उससे विघटित नहीं होती, धीरे धीरे पहुंच जाती हैं ओजोन परत के पास। किसके पास? ओजोन परत के पास। जो हमारा वायुमंडल है ना जहाँ पे हम लोग हैं, ये जो है क्या है, इसको क्षोभ मंडल बोला जाता है। इसी तरह से हम ऊपर जाएंगे तो हमें ओजोन मंडल मिलेगा। और ओजोन मंडल क्या करता है, ओजोन परत क्या करता है, तो सूर्य से जो हानिकारक विकिरण आती है ना, कौन सा? पराबैंगनी विकिरण। कौन सा? पराबैंगनी विकिरण। तो उस विकिरण को लौटा देता है अपने ही स्थान से, कि आप आए हो और फिर चले जाओ, पृथ्वी पर आने नहीं देता। यदि पृथ्वी पर वह आ गया, पृथ्वी पर आ गया तो क्या करेगा, पृथ्वी पर आएगा तो त्वचा को जला देगा, विभिन्न प्रकार के त्वचा के रोग उत्पन्न हो जाएंगे, त्वचा कैंसर तक उत्पन्न हो जाते हैं। तो ये चीज है यहाँ पे। अब हम क्या करें, तो ऐसे रसायन का उपयोग न करें जिससे कि CFC गैस बनती हो। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। चौथा जान लिया जाए, कंप्यूटर के क्षेत्र में, कंप्यूटर के क्षेत्र में भी रसायन है, ठीक है ना। कंप्यूटर के भी क्षेत्र में रसायन का उपयोग है। भोज्य पदार्थों के संरक्षण में, भोज्य पदार्थों के संरक्षण में, मतलब कि जैसे कि बहुत सारे ऐसे भोज्य पदार्थ आते हैं जो कि डिब्बे बंद आते हैं, पैकेटों में आते हैं, उसमें विभिन्न प्रकार के रसायन का उपयोग किया जाता है ताकि वह जो भोज्य पदार्थ है सड़े ना, नुकसान न हो उसका, ठीक है, खराब न हो। तो इसके लिए विभिन्न प्रकार के रसायन का उपयोग किया जाता है। तो क्या है, भोज्य पदार्थों के संरक्षण में। आगे हम जान लेते हैं पांचवा, अगला जो है छठा नंबर, कृषि में। किसमें? कृषि में। कृषि में विभिन्न प्रकार के उर्वरक का उपयोग करके हम अधिक से अधिक फसलों का पैदावार कर रहे हैं। और ये जो उर्वरक है वो है क्या, रसायन ही है ना। तो कृषि के क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के रसायनों का उपयोग होता है। तो कृषि के क्षेत्र में क्या होता है, तो कृषि के क्षेत्र में भी रसायन विज्ञान है। ठीक है, ऐसा कोई क्षेत्र ही नहीं है जहाँ पे रसायन विज्ञान नहीं है। अगला जो हम जान लेते हैं, सुख सुविधाओं में रसायन। सातवां नंबर है सुख सुविधाओं में रसायन। ठीक है ना, सुख सुविधाओं में रसायन। विभिन्न प्रकार के सुख सुविधाओं के लिए वस्तुओं का निर्माण होता है, जैसे कि इत्र हो गया, सौंदर्य प्रसाधन हो गया, विभिन्न प्रकार के भोज्य पदार्थ हो गए, और इन सभी में क्या है, रसायन है, रासायनिक पदार्थ हैं, उसी का ही हम उपयोग करते हैं। तो आप चीज़ों को समझ चुके होंगे कि रसायन विज्ञान का क्या कार्य है और इसका क्षेत्र कहाँ तक है। बहुत दूर दूर तक क्षेत्र फैला हुआ है। आगे जो है हम जानेंगे क्या, युद्ध काल में रसायन। आठवां नंबर पे युद्ध काल में रसायन। ठीक है, तो कहने का मतलब कि युद्ध काल में भी विभिन्न प्रकार के रसायनों का उपयोग किया जाता है, जैसे कि आंसू गैस छोड़ दिए जाते हैं। तो कहने का मतलब है क्या है, तो वो रसायन ही है ना। तो युद्ध काल में रसायन का उपयोग होता है। आगे बढ़ते हैं, रसायन और ऊर्जा संसाधन। ठीक है, रसायन और ऊर्जा संसाधन, ये है आपका क्या, तो रसायन और ऊर्जा संसाधन।
तो कहने का मतलब है कि रासायनिक पदार्थों से विभिन्न प्रकार की ऊर्जाएं प्राप्त होती हैं, जैसे कि सौर सेल संसाधन, बहुत सारे सौर ऊर्जा का उपयोग। ठीक है, तो विभिन्न प्रकार के ऐसे ऊर्जाएं हमें क्या है इस रसायन से प्राप्त होती हैं। आगे अगला नंबर है क्या, आधुनिक उपकरणों एवं पदार्थों के निर्माण में रसायन। नीचे लिख देते हैं आधुनिक उपकरणों एवं पदार्थों के निर्माण में रसायन। ठीक है, आधुनिक उपकरण, विभिन्न प्रकार के आधुनिक उपकरण जो है रसायन विज्ञान की ही देन है, उसी के नियमों से बनाए जाते हैं। इसके साथ साथ खाद्य पदार्थों में भी रसायन, पहले भी हमने यहाँ पे भोज्य पदार्थों के संरक्षण में बताया हुआ है। तो कहने का मतलब है कि ये सब चीज़ें हैं जिससे कि हमें जानकारी मिलती है कि रसायन विज्ञान का कार्य क्या है और रसायन विज्ञान का क्षेत्र क्या है। आपने इतनी चीज़ें समझ लिया, अब हम आगे बढ़ेंगे और जानेंगे क्या रसायन विज्ञान की शाखाएं। चलिए, तो ये चीज़ें आपको नोट करना है, जो भी चीज़ें हम बोल रहे हैं उसको जो है नोट करते चलना है, ताकि आपका एक नोट्स भी तैयार हो जाए और यह नोट्स आगे आपके काम आए। आगे बढ़ते हैं और जाना जाए क्या रसायन विज्ञान की शाखाएं। रसायन विज्ञान की शाखाएं, ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान की शाखाएं। तो मेनली यहाँ पे 11th में आपको 3 ब्रांच के बारे में पढ़ना है, 3 शाखाओं के बारे में पढ़ना है। कौन कौन? तो पहला है क्या, अकार्बनिक रसायन। अकार्बनिक रसायन, इसको बोला जाता है इंग्लिश में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। उसके बाद से दूसरा है क्या, कार्बनिक रसायन। कार्बनिक रसायन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। उसके बाद से तीसरा है क्या, भौतिक रसायन। भौतिक रसायन, फिजिकल केमिस्ट्री। और एक और जानना है, वो भी इंपॉर्टेंट है, क्या, जैव रसायन। जैव रसायन कि बायोकेमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री। तो देखिए यहाँ पे चीजों को समझिए, अकार्बनिक रसायन, कार्बनिक रसायन, भौतिक रसायन और जैव रसायन, ये जो है ना रसायन विज्ञान की मेन शाखा है और इससे आपका मुलाकात इसी क्लास में हो जाएगा। क्लास 11th और 12 इंटरमीडिएट में ही आपको जो है इन ब्रांचेस से मुलाकात हो जाएगा। इसके साथ साथ और भी ब्रांचेज होती हैं, और भी शाखाएं होती हैं। क्या? तो आगे वैश्लेषिक रसायन, वैश्लेषिक, व्यापारिक क्षेत्र में ये उपयोग होता है, वैश्लेषिक रसायन। उसके बाद से कृषि रसायन, कृषि रसायन, ठीक है, कृषि रसायन। उसके बाद से नाभिकीय रसायन, ठीक है, क्या चीज, तो नाभिकीय रसायन। तो ये है रसायन विज्ञान के ब्रांचेस। अकार्बनिक रसायन, अब आपको समझना है, यहाँ पे आपके पास 118 तत्व है, इतने तत्वों का खोज हुआ है, जिसमें से एक तत्व कार्बन भी है, ठीक है ना, कार्बन भी है। और इस कार्बन के यौगिक को छोड़ दिया जाए और जितने भी तत्व हैं उनके यौगिकों का अध्ययन यहाँ पे होता है रसायन, अकार्बनिक रसायन में। कहाँ पे होता है? अकार्बनिक रसायन में। आगे बात करते हैं कार्बनिक रसायन। कार्बनिक रसायन यानी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसमें किसका अध्ययन होता है? तो कार्बनिक यौगिक का अध्ययन होता है। किसका? कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन होता है। अब ये कार्बनिक यौगिक है क्या? तो ऐसे यौगिक जो कि कार्बन और हाइड्रोजन उसमें अनिवार्य है, अन्य कोई तत्व रहे या
न रहे, वही कार्बनिक यौगिक होता है जिसको कि हाइड्रोकार्बन बोला जाता है। यानी कि कार्बनिक यौगिक हाइड्रोकार्बन भी उत्पन्न होते हैं। आगे विस्तार से चीजें बताई जाएंगी। उसके बाद से भौतिक रसायन, जैव रसायन, वैश्लेषिक रसायन, कृषि रसायन और नाभिकीय रसायन, ये है रसायन विज्ञान की शाखाएं। और इन शाखाओं को नोट करें और उसके बाद से हम क्रम को आगे बढ़ाएंगे और जानेंगे क्या, और हम जानेंगे द्रव्य की प्रकृति के बारे में, यानी कि द्रव्य के बारे में अब हम अध्ययन करेंगे। तो ये सारी चीज़ें आप नोट करें, स्क्रीनशॉट लें और उसके बाद से हम आगे बढ़ते हैं और चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं और भी समझते हैं। यहाँ पे देखो सब कुछ आसान हो जाएगा। क्रम से आपको पूरा वीडियो देखना है, फुल वीडियो देखना है। यदि आप क्रम से वीडियो देखते हैं और पूरा फुल वीडियो देखते हैं तो हम गारंटी लेते हैं कि आप बहुत ही अच्छे से समझ पाएंगे। तो आगे बढ़ जाते हैं और जाना जाए क्या, द्रव्य की प्रकृति। द्रव्य की प्रकृति, द्रव्य की प्रकृति। इस द्रव्य को पदार्थ भी बोला जाता है। क्या कहते हैं, पदार्थ, यानी कि नेचर ऑफ मैटर। क्या है द्रव्य की प्रकृति, यहाँ पे आपको पदार्थ के बारे में जानना है। तो पदार्थ होता क्या है भाई, पदार्थ क्या होता है। तो अभी हमने कुछ समय पहले इसके बारे में चर्चा किया है, पदार्थ के बारे में। तो ध्यान से सुनना है, एक ही बार में आपको पदार्थ की परिभाषा याद हो जाएगा और आप जीवन भर नहीं भूलेंगे। ध्यान से समझिए, हर वह वस्तु जिसका कुछ न कुछ द्रव्यमान हो और जो स्थान घेरती हो और जिसका अनुभव हम अपने ज्ञानेंद्रियों से कर सकते हैं, उसे ही क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। यानी कि ऐसी कोई भी वस्तु जिसका द्रव्यमान होता है, जो स्थान घेरती हैं और जिसका अनुभव हम अपनी ज्ञानेंद्रियों से कर सकते हैं, वही क्या है, पदार्थ है। वही चीज हम यहाँ पे लिखेंगे। क्या चीज, तो ऐसी कोई भी वस्तु जिसका द्रव्यमान होता है, जो स्थान घेरती है, स्थान घेरती है और जिसका अनुभव हम ज्ञानेंद्रियों से कर सकते हैं, वही क्या है, पदार्थ है, वही द्रव्य है। ठीक है, जैसे कि हमने इस पेन को लिया और कहने का मतलब है कि देखा जाए तो इसको हमें उठाने में बल लगेगा। अब हमें अनुभव होगा ना कि कितना भारी है, कितना हल्का है। किसी भी वस्तु को हम उठाते हैं तो क्या है, उसका कुछ न कुछ द्रव्यमान है ना, भार है। दूसरी बात कि वह स्थान घेरेगी। भाई इसको हम यहाँ पे रख देते हैं तो इतना स्थान घेर रही है ना, तो कहने का मतलब है कि वह कुछ न कुछ स्थान घेरती है और जिसका अनुभव हम अपनी ज्ञानेंद्रियों से कर सकते हैं। अब एक ज्ञानेंद्रियां क्या है, जैसे कि आँख है, नाक है, कान है, त्वचा है, ये क्या है, ज्ञानेंद्रियां। यदि हम इस पेन को यहाँ पे स्पर्श करेंगे तो हमें अनुभव होगा कि हाँ कोई ना कोई यहाँ पे स्पर्श कर रहा है। तो कहने का मतलब है कि क्या है, ये हम अनुभव कर पा रहे हैं ना, तो यही द्रव्य है। बात समझ में आई। तो कहने का मतलब है, द्रव्य की परिभाषा समझिए कि हर वह वस्तु जिसका द्रव्यमान होता है, जो स्थान घेरती है और जिसको जो है हम अपनी ज्ञानेंद्रियों से अनुभव कर सकते हैं, वही क्या है, द्रव्य है। बात समझ में आई, द्रव्य के बारे में समझ में आई तो भाई यदि लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा। और ये समझिए कि हम लोग दिन भर हम लोगों का ऑफलाइन क्लासेस होता है, कोचिंग, और उसके बाद से रात के समय थोड़ा सा समय मिलता है तो हम लोग आपके लिए वीडियो भी बनाते हैं। तो ये भी बात देखिए, यदि आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं और जाना जाए क्या, द्रव्य का वर्गीकरण। द्रव्य का वर्गीकरण, द्रव्य की प्रकृति हो गई और इसको आपने नोट भी कर लिया होगा, अब आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं पदार्थ यानी कि
द्रव्य का वर्गीकरण, क्या चीज, तो वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, और पदार्थ को दो आधार पर वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, पदार्थ को दो आधार पर वर्गीकृत किया गया है। एक को बोला जाता है भौतिक वर्गीकरण और दूसरे को बोला जाता है रासायनिक वर्गीकरण। ठीक है, पहला क्या है, भौतिक वर्गीकरण, और दूसरा क्या है, रासायनिक वर्गीकरण। भौतिक वर्गीकरण और रासायनिक वर्गीकरण, तो द्रव्य को इन्हीं दो आधार पर वर्गीकृत किया गया है। तो सबसे पहले हम भौतिक वर्गीकरण के बारे में जानेंगे और उसके बाद से रासायनिक वर्गीकरण के बारे में। ठीक है, तो जाना जाए भौतिक वर्गीकरण है क्या, तो वह वर्गीकरण जिससे कि द्रव्य के अवस्थाओं के बारे में हमें पता चलता है। किसके बारे में, अवस्थाओं के बारे में, उसे ही बोला जाता है भौतिक वर्गीकरण। और द्रव्य की मुख्य रूप से कितनी अवस्थाएं होती है, तो द्रव्य की मुख्य रूप से 3 अवस्थाएं होती है। एक को कहते हैं ठोस अवस्था, सॉलिड स्टेट। उसके बाद से दूसरा क्या है, द्रव अवस्था, इंग्लिश में बोला जाएगा लिक्विड स्टेट। उसके बाद से तीसरा क्या है, गैस अवस्था, यानी कि गैस स्टेट। तो मुख्य रूप से 3 अवस्था होती हैं किसी भी पदार्थ की, ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और गैस अवस्था। और भी 2 अवस्था होती हैं, उसके भी बारे में हम बताएंगे। आपको निश्चिंत रहना है, कुछ भी हम छोड़ने वाले नहीं हैं, सब कुछ हम क्रम से लेकर के चलेंगे और सारा चीज जो है ब्रीफली है, विस्तार से है, और समझ में आ रहा है तो जरूर कमेंट के माध्यम से बताएं। तो सबसे पहले हम इन अवस्थाओं के बारे में वर्णन कर लेते हैं। देखो, कोई भी द्रव्य है ना, सूक्ष्मतम कणों से मिलकर बना होता है और इस सूक्ष्मतम कणों को संघटक कण या अवयवी कण कहा जाता है। क्या, संघटक कण या अवयवी कण। कोई भी द्रव्य है ना, वह सूक्ष्मतम कणों से मिलकर के बना होता है, जिसे संघटक या अवयवी कण कहा जाता है। और ये संघटक या अवयवी कण क्या है, तो परमाणु, अणु या आयन होते हैं। क्या होते हैं, आयन होते हैं। परमाणु, अणु या आयन होते हैं। अब इन कणों की अपनी होती हैं व्यवस्था। क्या होती हैं, व्यवस्था। और ये व्यवस्था में अंतर हो जाता है, जिस कारण से द्रव्य एक अवस्था से दूसरी अवस्था में चली जाती हैं। यानी कि द्रव्य इसी के आधार पर, उनकी व्यवस्था के आधार पर ही द्रव्य की अपनी अवस्थाएं होती हैं। देखिए, यदि कणों को हम गोला मान ले, क्या मान ले, गोला मान ले, तो कहने का मतलब है कि ठोस के जो कण होते हैं ना, बहुत ही पास पास होते हैं, एकदम नजदीक होते हैं। ठीक है, अब इधर देखा जाए, द्रव के कण थोड़ी दूरी पर होते हैं, व्यवस्थित होते हैं, और गैस के कण बहुत अधिक दूरी पर होते हैं। तो ये गैस के कण होते हैं ना, बहुत अधिक दूरी पर होते हैं। तो ठोस के कण बहुत कम दूरी पे होते हैं, मतलब एक दूसरे से जुड़े होते हैं। द्रव के कण थोड़ा अधिक दूरी पे होते हैं, और ये जो गैस के कण होते हैं ना, बहुत अधिक दूरी पर होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। अब कुछ चीजें और जाना जाए यहाँ पे। ये जो है कण है, और इन कणों के बीच का ये रिक्त स्थान है। क्या है, रिक्त स्थान है। तो कणों के बीच के रिक्त स्थान को बोला जाता है अंतरा आणविक स्थान या अंतरा आणविक दूरी। अंतरा आणविक दूरी, इसे ही बोलेंगे अंतरा आणविक दूरी। अब दो कणों के बीच कोई ना कोई बल लगेगा, ठीक है ना, उस बल को आकर्षण बल बोला जाता है, और इसे हम कहते हैं अंतरा आणविक आकर्षण बल। आकर्षण बल।
अंतरा आणविक आकर्षण बल। तो कहने का मतलब है कि कण जितना दूर होगा अंतरा आणविक आकर्षण बल उनके बीच उतना ही कम लगेगा, और कण जितना नजदीक होगा अंतरा आणविक आकर्षण बल उतना ही अधिक लगेगा। तो दो चीजें हम यहाँ पे नोट करते हैं, क्या? अंतरा आणविक दूरी, अंतरा आणविक दूरी, और क्या? और है अंतरा आणविक आकर्षण बल, अंतरा आणविक आकर्षण बल। देखना है यहाँ पे, तो जो अंतरा आणविक दूरी होती है ठोस का बहुत कम होता है, बहुत कम। ठोस का अंतरा आणविक दूरी बहुत कम। यहां पे देखते हैं द्रव का, द्रव में जो अंतरा आणविक दूरी होती है ठोस से अधिक, गैस से कम, गैस से कम। ठीक है, देख ही रहे हैं हम। उसके बाद से इसमें जो है सबसे अधिक अंतरा आणविक दूरी सबसे अधिक, देखते रहना है यहाँ पे अंतरा आणविक दूरी सबसे अधिक। अब बात किया जाए अंतरा आणविक आकर्षण बल, कण जितना नजदीक आकर्षण बल उतना अधिक, कण जितना दूर आकर्षण बल उतना कम। तो यहाँ पे क्या है, कण नजदीक है तो आकर्षण बल बहुत अधिक, कणों के बीच जो आकर्षण बल लगेगा बहुत अधिक लगेगा। यहाँ पे ठोस से कम, ठोसों से कम, गैस से अधिक, और यहाँ पे सबसे कम, सबसे कम। ठीक है, सबसे कम। अब आगे बढ़ते हैं और कुछ बातों को जाना जाए तो ठोस के जो कण होते हैं उनके बीच अंतरा आणविक दूरी कम होती है, जिस कारण आकर्षण बल बहुत अधिक लगता है, जिस कारण आकर्षण बल बहुत अधिक होता है। इसीलिए इनका आकार एवं आयतन निश्चित होता है, निश्चित होता है। तो आकार एवं आयतन क्या होता है भाई, निश्चित होता है। किसका? ठोस का। अब ये जो कण है अपने स्थान पर ही हिलडोल लेते हैं, लेकिन स्थान परिवर्तन नहीं करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जाते हैं, इसलिए इसका आकार एवं आयतन सब कुछ क्या होता है, निश्चित होता है। बहुत सारे ऐसे ठोस हैं जैसे कि लोहा है, लकड़ी है, पत्थर है, बहुत सारे ऐसे ठोस हैं। इसका आप एग्जाम्पल यहाँ पे रख सकते हैं, उदाहरण। ठीक है ना, उदाहरण आप ले सकते हैं कोई भी ठोस। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे द्रव अवस्था में चलते हैं। तो द्रव के जो कण होते हैं ठोस से थोड़ा दूरी पर होते हैं, इसलिए क्या होता है कि ये एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकता है, स्थान परिवर्तन कर सकता है। इसी गुण को फिसलन बोला जाता है। क्या चीज? तो फिसलन। तो पहले भी हम बात कर चुके हैं कि ठोसों से अधिक इसमें दूरी होती है और गैस से कम। गैस से कम होने के कारण ये कण एक दूसरे के कांटेक्ट में होते हैं भाई, एक दूसरे के कांटेक्ट में होते हैं। और इनमें जो ठोसों से कम आकर्षण बल लगता है लेकिन गैस से अधिक लगता है, लेकिन ये स्थान परिवर्तन तो कर रहे हैं, इसलिए इसका जो आकार होता है वो फिक्स नहीं होता है, आकार अनिश्चित होता है। वह आयतन निश्चित होता है, इसका आयतन निश्चित होता है। ठीक ना, आयतन निश्चित होता है। आगे बढ़ते हैं। इसमें देखा जाए तो इसके कण इतने दूर होते हैं कि एक दूसरे के कांटेक्ट में ही नहीं होते हैं और स्वतंत्र होते हैं। जिस बर्तन में रखा जाए आकार वैसा ही ले लेते हैं, और यदि उस बर्तन को खुला छोड़ दिया जाए तो वो पूरे उस स्थान को घेर लेते हैं जहाँ पे उपस्थित है। जैसे कि एक माचिस की डिब्बी में हमने क्या किया कि धुआं को भर लिया। अब जो धुआं है ना उस माचिस के डिब्बी का आकार लिया हुआ है, आयतन घेरा हुआ है, और जैसे ही डिब्बी को खोलेंगे यदि जिस रूम में है वह धुआं पूरे रूम में फैल जाएगा, तो उस रूम का आकार व आयतन ले लेगा। तो कहने का मतलब है कि इसका आकार व आयतन कुछ भी फिक्स नहीं होता है। आकार एवं आयतन अनिश्चित,
क्या होता है, अनिश्चित होता है। तो ठोस द्रव गैस के बारे में आपने जाना। द्रव का उदाहरण हो जाएगा बहुत सारा, जैसे कि जल, तेल, कोई भी लिक्विड हो, ब्लड, रक्त जो है क्या है, तो ये द्रव का एग्जाम्पल है। गैस की बात करते हैं, बहुत सारी गैस का उदाहरण आप ले सकते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मेथेन, ये सभी गैसें क्या है, गैस अवस्था में। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे हमने भौतिक वर्गीकरण के बारे में विस्तार से जानकारी दिया, और इस चीज़ का आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेना है और इसको नोट्स बनाते रहना है। और वीडियो थोड़ा सा लंबा हो चुका है, इसलिए हम इस वीडियो को यहीं पे रोक रहे हैं, और दूसरा जो टाइप है ना, रासायनिक वर्गीकरण के बारे में हम अगले वीडियो में वर्णन करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। आप सभी लोगों ने बहुत ही अच्छे से चीज़ों को समझा होगा, और यदि समझ में आता है, कमेंट करने में क्या जाता है, 1 सेकंड का 2 टाइम लगेगा, कमेंट करके बता सकते हैं कि वीडियो कैसा लगा। तो यहाँ पे हम इस क्लास को यहीं पे रोक रहे हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जुड़े रहें नारायण सर क्लासेस के साथ।